डन। चलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। और आज एक नए टॉपिक के साथ में शुरू करने वाले हैं इस वीडियो को। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। अब सबसे पहले ये समझ लो कि कौन सी नदियों की हम बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात कर रहे हैं। कौन क्या होता है प्रायद्वीप, पहले ये समझ लो। वह भूमि का हिस्सा जो तीन तरफ से घिरा होता है पानी से, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि भारत का इतना हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप, क्योंकि एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, एक तरफ से अरब सागर और एक तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इस क्षेत्र में जितनी भी नदियां आएगी उसको हम पढ़ने वाले हैं। नदियों की हमारे देश में महिमा बहुत बड़ी है। पिछले 2 वीडियो में हिमालय की नदियों पर बता चुका हूँ। हिमालय की नदियों में हमने बात करी थी किसकी? सप्त सिंधु की। उसके बाद में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बता चुका हूं। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं प्रायद्वीप की समस्त नदियों के ऊपर। ये एक सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैप है, पूरा बकायदा मैप से समझाऊंगा शांति के साथ में। ध्यान से समझना, प्रायद्वीप की नदियों के बारे में बहुत शानदार बात ये कही गई है कि एक संस्कृत के श्लोक के द्वारा बताया गया है कि नदियों की क्या महिमा है। गंगे च यमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधो यति। ये जो मंत्र है ये क्या बताता है? ये मंत्र बताता है कि ये जो नदियां हैं हमारे जीवन में ये बहुत महत्व रखती है। हमारे जो भी काम होते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार वे सभी नदियों के द्वारा ही होते हैं। और नदियों को कहा गया है माँ, यानी माँ का दर्जा दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्या क्या नाम से इनके क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है, कहाँ तक ये जाती हैं, कौन से शहर इनके आसपास बसे हुए हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक खाली मैप लिया है। इस खाली मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। तो देखो, सबसे पहली जो हम नदी के बारे में बात करने वाले हैं वह नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ये जो दामोदर नदी है ना, ये कहाँ से निकल रही है? देखो मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये यहाँ से निकल रही है। और यहाँ से निकल करके ये जा कहाँ रही है इसको समझ लेते हैं। तो ये यहाँ तक जा रही है। देखो, यहाँ से निकलते हुए यहाँ जा रही है और ये हुबली नदी से मिल जाएगी। तो ये रही हुबली नदी, याद रखना। और ये रही दामोदर। तो ये जो दामोदर नदी है ये हुबली नदी से यहाँ पर मिल जाती है। तर्क समझ गए होंगे। दामोदर नदी हुबली नदी से मिल गई। यहाँ पर दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये पूछा जाता है। तो ये होता है रांची के पठार से। रांची का पठार, ये बात याद रखिएगा, रांची के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। अब दामोदर नदी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह कहाँ स्थित है। तो याद रखना ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको घुमा के पूछा जाता है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो वो भी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी का उद्गम बता दिया, रांची का पठार, इसी को हम छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं, याद रखना। दूसरा पॉइंट, दामोदर नदी जो है वो हुबली में मिलती है। तो यहाँ पर कलकत्ता में ये शोक बनती है। शोक यानी कलकत्ता का ये शोक कहलाती है, बंगाल का ये शोक कहलाती है। कलकत्ता का नहीं, बंगाल का, याद रखिएगा। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। इसीलिए दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी, क्योंकि दामोदर नदी जो है यह बाढ़ लेकर के आती थी और पश्चिम बंगाल को तहस नहस कर देती थी। इसीलिए इसके जल को संभालने के लिए एक परियोजना बनाई गई, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर परियोजना। तो ये हो गया दामोदर नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया। दामोदर नदी के बाद में अगली जो नदी लेने वाले हैं वो कौन सी नदी आएगी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, ये देखो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकल रही है ये भी बताता हूँ। ये रही स्वर्णरेखा नदी। ये स्वर्णरेखा नदी यहाँ से निकली और ये यहाँ तक चली गई। ध्यान से समझ लेना है। तो इसने स्वर्णरेखा नदी ने भी कहाँ से शुरुआत करी है? रांची का पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो याद रखना, दूसरी नदी थी स्वर्णरेखा नदी। यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैप में समझा सकूँ। ऊपर थी दामोदर नदी, ये रही स्वर्णरेखा नदी दूसरे नंबर पे। स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरेगी? स्वर्णरेखा नदी गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। स्वर्णरेखा नदी ये हो गई। उसके बाद में तीसरी नदी कौन सी आती है? वैगाई नदी। तो वैतरणी नदी यहाँ पर बहती है। तो यहाँ तीसरी नदी का नाम लिख दिया मैंने, वैतरणी।
देखो जो मैप मेरे पास उपलब्ध है उसी से बता पाऊंगा, ये बोर्ड है और ये चौक है, इतना ही कर सकता हूँ, है ना। तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमने बात करी वैतरणी नदी की। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है, जगह का नाम बता रहा हूँ, गौनासिका। गौनासिका पहाड़ी से, गौनासिका पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है, ओडिशा में। ओडिशा, गौनासिका पहाड़ी ओडिशा में है। पीडीएफ अवेलेबल है, चेक कर लेना। जब आप पढ़ोगे तो उसके लिए डायग्राम यहाँ से पढ़ना, नोट्स अवेलेबल आपको करवा दूंगा पीडीएफ से। तो ये रही वैतरणी नदी। वैतरणी नदी ओडिशा से निकलती है, गौनासिका की पहाड़ी से। इसके बाद में अगली नदी में बता रहा हूँ, वह है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, ध्यान से समझना, फिर से बना रहा हूँ। ब्राह्मणी नदी ये निकली है यहाँ से, ये यहाँ से ब्राह्मणी नदी यहाँ से निकली और ये यहाँ पर जा कर के बंगाल की खाड़ी में वह अपना अंतिम स्थान ग्रहण करती है। यहाँ पर से निकली ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल क्या होता है, ध्यान से समझ लो। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है रांची। रांची यानी कि कहाँ पर, झारखंड। अब ये रांची में, झारखंड में मिलती कहाँ से, तो ये ब्राह्मणी नदी दो नदियों से मिलकर के बनती है। पहली है दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी, ये दो नदियों के संगम से बनती है ब्राह्मणी नदी। कहाँ पर, रांची, झारखंड में। ये तीन नदियां बता दी। अब यहीं पर एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। ये तीनों नदियों के ऊपर क्वेश्चन आता है। तीनों नदियां जो है कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी, ऊपर है दामोदर नदी, बाद में जो है निकली है, ये निकली है स्वर्णरेखा नदी। यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे सुविधा के लिए, फिर बाद में मिटा दूंगा, याद रख लेना इतना मैप। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी, तीनों की तीनों रांची के पठार यानी कि कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। इसके बाद में बात करते हैं, ब्राह्मणी नदी दक्षिण कोयल और शंख नदी के मिलाप से बनती है, याद रखने की बात थी। ये मैं अभी यहाँ तक का बना दिया है, ये मिटा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे तरीके से। अब इसके बाद में जो अगली नदी आती है, ये नदियाँ बता दी। वीडियो को फिर से देख लेना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद में जो अगली नदी आती है, हमने ब्राह्मणी नदी पढ़ ली। ब्राह्मणी नदी के बाद में अगली नदी आती है महानदी। अगली नदी कौन सी है, महानदी। इसके पहले एक और चीज मैंने आपको बता दी है, ब्राह्मणी नदी के बारे में बता देता हूँ। ब्राह्मणी नदी जो है ये कहलाती है ओडिशा का शोक। ओडिशा का शोक क्या कहलाती है, ब्राह्मणी नदी। क्यों, क्योंकि ये ओडिशा है। ओडिशा में ब्राह्मणी नदी बाढ़ लेके आती है और ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। इसीलिए ब्राह्मणी नदी के साथ में ये पॉइंट भी आप देखेंगे लिखा हुआ पीडीएफ में। महानदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, देखिए ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से शुरू होकर के ये नदी यहाँ पर आ गई। अब मैं ये मिटा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पर क्या करती है ये नदी, ये डेल्टा बनाती है। महानदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। कहाँ पर बनाती है, ओडिशा में। कहाँ पर बनाएगी, ओडिशा में। कहाँ से शुरू हो रही वो समझ लो। महानदी की शुरुआत जो होती है वो छत्तीसगढ़ से होती है। छत्तीसगढ़ क्या पूरे छत्तीसगढ़ से नहीं, छत्तीसगढ़ में कहाँ से, धमतरी जिले से। धमतरी जिला, धमतरी जिले में क्या पूरे धमतरी जिले से नहीं, सिहवा पर्वत। तो ये मैंने आपको बता दिया। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहवा पर्वत से निकलती है। ये महानदी का उद्गम है। अंतिम बिंदु कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी, डेल्टा बनाती है। महानदी के अन्य नाम समझ लो। महानदी जो है उसके अन्य नाम समझ लो, बहुत क्वेश्चन आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। महानदी का अन्य नाम क्या है, नीलोत्पला, चित्रोत्पला और महानंदा। फिर से समझ लो, नीलोत्पला, चित्रोत्पला और महानंदा, ये इसके अन्य नाम है। इस पे क्वेश्चन आएगा। अगला क्या आएगा कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में अगली चीज, महानदी पे अन्य क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो भैया बांध लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। रुद्र बांध, गंगरेल बांध, हीरा कुंड बांध, टिक्कर पाड़ा बांध और नाराज बांध। रुद्र बांध, गंगरेल बांध, हीरा कुंड बांध, टिक्कड़पाड़ा बांध और नाराज बांध, ये सारे के सारे बांध कहाँ पर बने हैं, महानदी पर। और क्या क्वेश्चन आएगा वो भी समझ लो। हीरा कुंड बांध पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं,
क्या आएगा हीराकुंड बांध पे? भारत का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कितनी लंबाई है? 25.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। आप बोलोगे सर दो दो लंबाई क्यों लिखवा रहे हो? ये इसकी कुल लंबाई है, जहां से शुरू होता है जहां पर खत्म होता है उसके बीच में 25.8 किलोमीटर का अंतर है, और ये टोटल सिर्फ बांध की लंबाई है, 4.8 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन है। इसके द्वारा जो निर्मित झील है वो विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में आती है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हीराकुंड के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि जो जल का संग्रहण होता है उससे एक झील बनती है जिसे कृत्रिम झील कहते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बांध बता दिए। हीराकुंड बांध कब बना था भैया? 1957 में बन गया था। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, हीराकुंड बांध किस शहर के पास है? संभलपुर, संभलपुर के पास में है। संभलपुर कहां पर है ये देख लो, संभलपुर कहां पर पड़ेगा? ओडिशा में। एक और प्रश्न आया है क्योंकि इसके जुड़ा हुआ है, कटक शहर। कटक शहर किस राज्य में है? कटक शहर है उड़ीसा राज्य में। क्यों पूछा जाता है? महानदी और काठजुड़ी नदी, काठजुड़ी नदी के संगम पर, महानदी और काठजुड़ी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? कटक शहर स्थित है। कटक शहर किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। ये बात याद रखना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जितनी जगह है उतने में लिख के बता रहा हूँ, नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है सिहवा पर्वत, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आएगी, आगे बढ़ेंगे तो कहां पर आगे बढ़ेंगे? तो ये बंगाल की खाड़ी में जा करके डेल्टा बनाएगी। उसके पहले कौन सा शहर मिलेगा? कटक। कटक कहाँ मिलता है? महानदी और कटजुड़ी नदी के तट पर कटक शहर स्थित है। इसके बाद में बांध कौन से? रुद्र बांध, गंगरेल बांध, हीराकुंड बांध, टोक्करपाड़ा और नाराज बांध। इसके बाद में हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध। हीराकुंड बांध पे अन्य क्वेश्चन कब बना था? 1957 में। किस शहर के पास में है? संभलपुर के पास में है। ये बात याद रखना। ये पूरा बता दिया मैंने महानदी के बारे में। अगला बात करते हैं महानदी के बाद में। ये रही महानदी। महानदी के बाद में अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है गोदावरी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रही गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कैसे निकली और कहाँ गई? ये गई, ये गई, ये गई। यहाँ पर जाने के बाद में ये यहाँ पर डेल्टा बनाएगी, डेल्टा बनेगी। देखो डेल्टा क्या होता है, ध्यान से समझना। दो प्रकार के नदियों के व्यवस्थाएं होती हैं सागर से मिलने की। एक बड़े शांत तरीके से सागर से मिलती है और एक बड़ी उथल पुथल से सागर से मिलती है। जो शांत तरीके से मिलती है वहां पर बनता है डेल्टा, और जहां पर वो बड़े उथल पुथल से मिलती है वहां बनता है नद ज्वार। क्या बनता है? नद ज्वार। मैप से बता दूंगा, इमेज के द्वारा बता दूंगा। तो नद ज्वार क्या होता है समझ लेना है, और डेल्टा क्या होता है अलग से एक वीडियो बना देंगे छोटा सा। नद ज्वार और मैंने आपको बताया डेल्टा। तो महानदी क्या बना रही? महानदी का और गोदावरी नदी क्या बना रही है? डेल्टा। गोदावरी नदी कहां से निकली? ये रही गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहां से निकली? तो गोदावरी। गोदावरी का अन्य नाम क्या है? गौतमी। क्यों कहते हैं इसको गौतमी नदी? क्योंकि गौतम ऋषि ने की थी प्रार्थना और ईश्वर से मांगा कि मुझे एक और गंगा दे दीजिए प्रभु दक्षिण में। तो गौतम ऋषि के नाम पर पड़ा गौतमी। तो गोदावरी क्यों कहते हैं? कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ये नदी बह रही थी तो बहते बहते इसके जल ने मृत गाय को जीवन दे दिया। गोदावरी, गाय को नया जीवन देने वाली नदी, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोदावरी। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी और गौतमी क्यों नाम है बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा गोदावरी का? भारत की दक्षिण में सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत में सबसे बड़े पाट वाली यानी चौड़ी नदी गोदावरी नदी। ये सारे पॉइंट बता दिए। देखो ये निकली कहां से? गोदावरी कहां से निकल रही है देख लो। त्रयंबक घाटी। त्रयंबक घाटी कहां पर है भाई साहब? नासिक में है। और नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो त्रयंबक घाटी नासिक महाराष्ट्र में जो है यह निकल रही है गोदावरी।
गोदावरी निकल गई तो गई कहाँ तक? तो याद रखना राजमुद्री जगह का नाम है। कहाँ पर राजमुद्री जगह का नाम है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये अपना डेल्टा बनाती है जा करके। राजमुद्री हो गया। अगली बात क्या है इसकी? अगली जो बात है वह है कि इसकी शाखाएं कितनी होती है। ध्यान से समझने वाली बात है, शाखाओं की बात कर रहा हूं, यानी कि ये रही गोदावरी नदी, गोदावरी। तो गोदावरी जो नदी है वो त्रयंबक घाटी में जब बनती है तो वो सिर्फ अकेले नहीं बनती, उसको 7 शाखाएं बनाती है। और ये 7 शाखाएं कौन कौन सी है मैं बता देता हूं, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। 7 शाखाएं यानी छोटी छोटी जलधाराएं मिल करके गोदावरी का निर्माण करती है। तो पहली कौन सी है? गौतमी है। दूसरी कौन सी है? कौशिकी। ये सब नोट्स में मिल जाएगा। गौतमी, कौशिकी। कौशिकी के बाद में अगला आ जाएगा वशिष्ठा, वशिष्ठा के बाद में आ जाएगा अत्रेयी, अत्रेयी के बाद में आ जाएगा वृद्ध गौतमी के बाद में आ जाएगा तुल्या, और तुल्या के बाद में अगली जो धारा गोदावरी बनाती है वो है भारद्वाजी। तो गौतमी, कौशिकी, वशिष्ठा, अत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या और भारद्वाजी, ये नदियां मिलकर के बनाती है गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी एक धारा में फिर बहती है, तो इसको सहायक नदियां नहीं कहेंगे, ये बात समझ लेना। ये सिर्फ धाराएं हैं और फिर ये गोदावरी नदी को यहाँ पर निर्मित करती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी नदियां जो है वो गोदावरी को अपना जल प्रदान करती है। फिर से समझ लेना, गोदावरी की बात कर रहा हूं। गोदावरी के लिए सिर्फ ऊपर से बना देता हूं, फिर अलग से डायग्राम बना दूंगा क्योंकि इसमें कुछ समझाना है। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, ध्यान से समझना। पहली जो है वो है प्रवरा जो है वो सहायक नदी है गोदावरी की। प्रवरा के बाद में जो अगली नदी का नाम है प्रवरा के बाद में पूर्णा सहायक नदी है। पूर्णा के बाद में अगली नदी आ जाएगी वेनगंगा, अगली आ जाएगी पेनगंगा। इसके बाद में आती है प्राणहिता के बाद में आती है यहाँ पर इंद्रावती। देखना बेटा, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम रहती है, भावना समझना। इंद्रावती के बाद में एक नदी नीचे की तरफ से आती है जिसका नाम है मंजीरा। इस पर क्वेश्चन आता है, मंजीरा कौन सी सहायक नदी है गोदावरी की जो कि दक्षिण से आके मिलती है? तो वो नाम है उसका मंजीरा। नोट्स में मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैप में ढंग ढंग का दिख रहा होगा। फिर से समझ लो, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब ऊपर से आके मिलती है। एक ही नदी है मंजीरा जो गोदावरी को दक्षिण से मिलती है, तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आपको सहायक नदियां बता दी, ये उसकी शाखाएं बता दी, गोदावरी नदी का महत्व बता दिया। भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, अन्य नाम गौतमी। सारे पॉइंट क्लियर करवा दिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे शांति से। अब मैं इसको फिर से एक बार बना दूंगा। ये रहा पॉइंट, यहाँ से सीधी जाती है और सीधी जाने के बाद यहाँ पर डेल्टा बनाती है। तो ये हो गई गोदावरी नदी। गोदावरी की फिर से समझ लो, सबसे ऊपर ये कौन सी नदी थी? दामोदर नदी। फिर ये कौन सी? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा के नीचे ये वाली छोटी सी नदी कौन सी है? वैतरणी। फिर ये कौन सी है? ये नदी है ब्राह्मणिका। फिर ये कौन सी है? महानदी। ये कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी के जस्ट नीचे से यहाँ छोटी सी जगह से एक नदी निकलती है, सीधी जाती है, सीधी के बाद यहाँ बॉर्डर बनाती है और फिर यहाँ पर जा कर के रुक जाती है। तो ये भी डेल्टा बनाती है। इसका नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसे कृष्णा नदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है, यह नदी जो है बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? पहली बात तो ये निकलती कहाँ से है, ये पूछा जाता है। तो भैया कृष्णा नदी जो है ये निकलेगी, ये तो गोदावरी नदी निकल गई नासिक महाराष्ट्र से, ये भी महाराष्ट्र से ही निकल रही है। महाराष्ट्र में ये निकलेगी महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र, याद रखना। महाराष्ट्र महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी जब आगे जाएगी तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों पर क्वेश्चन आते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों पर क्वेश्चन आते हैं। तो कृष्णा नदी की पहली सहायक नदी है तुंगभद्रा। क्या नाम है?
तुंगभद्रा। तुंगभद्रा पहली नदी है। दूसरी नदी कौन सी है? मालप्रभा। मालप्रभा। मालप्रभा के बाद अगली नदी कौन सी है? मालप्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा। इसके बाद में आता है पंचगंगा। सॉरी तो लेट हो गए। पंचगंगा, पंचगंगा के बाद में दूधगंगा, दूधगंगा के बाद में मूसी नदी, मूसी के बाद में भीमा नदी, है ना। मालप्रभा, भीमा नदी, दूधगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, मूसी और भीम। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि मूसी नदी जो है उसके किनारे पर बसा शहर कौन सा है? तो हैदराबाद। याद रखना, हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे पर बसा शहर है। याद रखना, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। तुंगभद्रा क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर साम्राज्य के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं। और किसने बनाया था उसे? हरिहर और बुक्का संस्थापक थे। याद रखना, हरिहर और बुक्का। तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी दोनों पर ही क्वेश्चन आता है क्योंकि इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी आगे जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है, इसलिए कृष्णा नदी पर भी कभी कभी प्रश्न आता है। और यदि डीपली जाएगा तो तुंगभद्रा पे। ये मैंने डिटेल बता दी मूसी नदी के बारे में, हैदराबाद। इसके बाद में एक और बात मैं बता देता हूं आपको। देखिए, ये जो है गोदावरी नदी है और ये जो नदी है ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर छोटी सी जगह बना रहा हूँ। इस जगह पर एक झील है और वह झील के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। वह झील कौन सी झील है? भारत की सबसे बड़ी छिछले पानी की या उथले पानी की झील, जिसे आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लेरू झील कहा जाता है। कोल्लेरू झील जो है वह कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखना है आपको। ये रहा आंध्र प्रदेश, किसके किसके बीच में? गोदावरी नदी और गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है कोल्लेरू झील, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी छिछले या उथले पानी की। अब आप बोलोगे सर उथला पानी क्या होता है? अरे भाई, जिसमें पूरा साफ साफ ना दिखाई दे। एकदम साफ पानी वाला झील यदि चाहिए ना तो वूलर झील जाइए, बहुत साफ पानी है, शानदार है। ये छिछला पानी है, इसमें दिखता नहीं है, यही छिछला उथला होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कृष्णा नदी के बारे में क्या क्या प्रश्न आने की संभावना रहेगी। महाबलेश्वर पहाड़ी हो गई। महाबलेश्वर पहाड़ी के बाद में अगली कृष्णा नदी हो गई। कृष्णा नदी के बाद में अगली जो नदी है, कृष्णा नदी के बाद में अगली जो नदी है वो आएगी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर जाकर के खत्म हो जाती है। तो पेन्नार नदी की शुरुआत, ये थोड़ा सा यहाँ शुरुआत करते हैं। ये छोटी सी जगह दिख रही है, यहाँ से शुरुआत होती है। किस नदी की हम बात कर रहे हैं? पेन्नार नदी। देखो पेन्नार नदी ये यहाँ पर, आप सोचोगे कि सर तमिलनाडु में निकलती है, बिल्कुल गलत बात, कर्नाटक से छोटा सा हिस्सा है। फिर से समझ लो, मैंने ये मिटा दिया। उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होगे। डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ एक छोटा सा गैप दिख रहा है। इस छोटे से गैप में जो है यहाँ से चलती है पेन्नार नदी और यहाँ पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो पेन्नार नदी की यदि हम बात करें, पेन्नार नदी पे क्या क्वेश्चन आएगा? पेन्नार नदी पहली बात तो निकलती कहाँ से है? तो नंददुर्ग पहाड़ी, नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेन्नार नदी और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद में अब हम बात करें आगे, तो अगली चीज़ हम क्या समझेंगे? नंददुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक। इसके बाद में पेन्नार नदी की दो सहायक नदियाँ हैं, एक है पापाधनी और एक है चित्रावती। देखो बेटा, मैं याद कर सकता हूं तो तुम भी याद कर सकते हो। यदि मुझे याद रह गया तो तुम्हें भी याद रह जाएगा। ऐसा मत सोचना कि हम कुछ याद नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं हो सकता। 100% आप अच्छे से दिल से मेहनत करोगे, सब याद होगा। पापाधनी, चित्रावती जो है पेन्नार की सहायक नदियां हैं, याद रखना है। और पेन्नार नदी के ऊपर एक प्रश्न आएगा, आगे बढ़ेंगे हम कावेरी नदी के ऊपर, है ना। तो हम कावेरी नदी के ऊपर जाएंगे तो पेन्नार नदी पर क्वेश्चन आएगा। तो पेन्नार नदी जो है वो बीच में पड़ती है, किसके किसके बीच में? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। ये हो गई गोदावरी नदी। अब इसके बाद में मैंने आपको पेन्नार नदी के बारे में बता दिया। चित्रावती और पापाधनी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। यहाँ तक हम आ गए हैं। इसके बाद में एक और नदी आएगी जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है? कावेरी नदी यहाँ से निकल रही है। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? तो कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी नदी निकलेगी ब्रह्मगिर पहाड़ी, ब्रह्मगिर पहाड़ी, कर्नाटक। ब्रह्मगिर पहाड़ी कर्नाटका से निकलेगी, ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से निकलेगी।
ये निकल के कहाँ जाएगी, तो भैया ये सीधी सीधी सरपट सरपट दौड़ेगी और दौड़ करके ये कॉर्नर वाले हिस्से पर चली जाएगी और यहाँ पर जो है जा करके क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। कावेरी नदी पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, भारत की वह नदी जो कभी जिसमें पानी की कमी नहीं रहती, वह है कौन सी नदी, कावेरी नदी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसको दो जगह से पानी मिलता है। देखो ये रहा भारत का दक्षिण और ये रहा भारत का पश्चिम। भारत में जो मानसून होता है वो कौन सा मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम। यहाँ से गर्म हवाएं उठती है, ठंडी होती हुई यहाँ तक जाती है और भारत के इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम की तरफ से क्या करती है, मानसून पैदा करती है। भारत का ढलान किस प्रकार का है, भारत इधर से उठा हुआ है और इधर दबा हुआ है। मतलब कि सारी नदियाँ इस तरफ ही क्यों जाती है, उसका कारण ये है कि भारत का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जब ढलान ऐसा होता है, ये जगह उठी ये जगह दबी, तो दबने की वजह से अधिकतर नदियाँ जो है वो पूर्व की तरफ बहती है। तो आप बोलोगे कुछ इधर भी तो बहती है। अरे भाई पहाड़ी क्षेत्र है, यदि यहाँ पर यदि जगह उठी हुई है तो इधर ढलान मिलेगा और इधर ढलान मिलेगा। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो इस कारण की वजह से इधर बहती है, क्योंकि उन्हें ढलान इधर मिलता है। बाकी पूरे जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसका ढलान जो है वो ऊपर की तरफ इस तरफ उठा हुआ और इधर दबा हुआ है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है और यहाँ पर बारिश करता है तो ये पानी ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा। इसीलिए कावेरी नदी को जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से पानी मिलता है। इसके बाद में दूसरी नदियों के साथ क्या भेदभाव होता है और कावेरी नदी के क्या मजे होते हैं ये समझ लो। जब बारिश ऊपर की तरफ जाती है तो पछुआ मानसून भी आता है। पछुआ मानसून कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्सों में पछुआ मानसून आता है। पछुआ मानसून का मतलब क्या होता है, पीछे का मानसून, मावठा जिसे कहते हैं। तो ये मावठा क्या होता है, जब मानसून आगे से पीछे की तरफ आता है तो ये इस तटीय क्षेत्र में बारिश करता है और जब इस तटीय क्षेत्र में बारिश करता है तो फिर कावेरी नदी को पानी मिल जाता है। इसीलिए इसमें साल भर पानी रहता है। मैंने समझा दिया कि कैसे कावेरी नदी में पुल। इसीलिए ध्यान से समझना, ये वाला जो क्षेत्र है जिस जगह पर कावेरी नदी बह रही है इसे क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धान का कटोरा। ये क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है जहां पर कावेरी का जल प्रवाहित होता है। इसके बाद में कावेरी नदी पर और क्या प्रश्न आने की संभावना रहेगी, कावेरी नदी के क्वेश्चन आएंगे कि इसकी सहायक नदियों के बारे में बताओ। तो वो लिख देता हूं मैं, शिमसा इसकी सहायक नदी है पहली। शिमसा के बाद में अगली जो नदी आएगी वो आएगी अर्कावती। अर्कावती। अगला है हेमवती। हेमवती सहायक नदी। हेमवती के बाद में अमरावती। अमरावती भी क्या है, सहायक नदी। अमरावती के बाद में लक्ष्मणधर्मी। लक्ष्मणधर्मी सहायक नदी। लक्ष्मणधर्मी सहायक नदी के बाद में लोकपावनी। लोकपावनी सहायक नदी। लोकपावनी के बाद में अगली नदी है काबिनी। काबिनी सहायक नदी और अगली नदी का नाम है भवानी। ये इसकी सब सहायक नदियां हैं। बेटा यूपीएससी की भी तैयारी करोगे तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इसका ध्यान रख लेना। शिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, लक्ष्मणधर्मी, लोकपावनी, काबिनी और भवानी, ये नदियां जो है ये सहायक नदियां हैं। किसकी है, ये कावेरी नदी की है। कावेरी नदी के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। देखो मैप से पढ़ाया तो मजा आ गया। कर्नाटक और ये रहा तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है कौन सा जल विवाद, कावेरी जल विवाद। मुख्य रूप से यही दो लड़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक और नदी आती है, छोटी सी नदी है वैगाई नदी। वैगाई नदी कहाँ पर बहती है, तमिलनाडु में बहती है। तमिलनाडु में बहती है तो निकलती कहाँ से है, तो वैगाई नदी की हम बात करें, वैगाई नदी, वैगाई नदी की यदि हम बात करें तो वैगाई नदी निकलती कहाँ से है। वैगाई नदी का निकलने का जो स्थान है ये इस जगह स्थित है, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्षेत्र में वैगाई नदी जो है वह निकलती है। वैगाई नदी के बाद में अगली सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर मदुरई पे क्वेश्चन आता है। मदुरई इसी वैगाई नदी का जो महत्व है वो मदुरई से है। वैगाई नदी के पूछा जाता है मदुरई जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, वैगाई नदी के किनारे स्थित है। क्यों पूछा जाता है, मदुरई जो है सबसे पुराना दक्षिण भारतीय शहर है, ये भी याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कौन सी जगह पर दक्षिण भारत का सबसे पुराना तट स्थित है? मदुरई में स्थित है। किस नदी पर? वैगाई नदी पर। याद रखना, इसलिए ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको यहाँ पर लॉजिक बता दिया। हाँ, वरुषनाद पहाड़ी का नाम भी मैंने आपको बता दिया। तमिलनाडु में वरुषनाद पहाड़ी है, जहाँ से यह नदी निकलती है, वैगाई नदी, और इस मदुरई शहर के करीब से होकर के बहती है। इसके बाद में अंतिम नदी आती है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी मैंने बताई? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ध्यान से समझना। अगस्ता मलाई इलायची पहाड़ी, अगस्ता मलाई इलायची पहाड़ी जो है, यहाँ से ये नदी निकलती है और निकल करके मन्नार की खाड़ी में जा करके विलीन हो जाती है। देखो बेटा, ये सारा का सारा मैंने डिटेल बता दिया। सारी नदियों का PDF अवेलेबल है, आराम से डाउनलोड करो, खूब पढ़ो, खूब मजे लो। आराम से डिटेल भी बता दी है मैंने कि कैसे है। नोट सामने रखना, कुछ डिटेल आपको उसमें नहीं मिलेगी तो कुछ डिटेल आपको मैंने जो बोली है उससे मिलेगी। तो याद रखना बेटा, ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट करके अपने अनुभव को शेयर करना है, मेरी रिक्वेस्ट है। यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा तो थोड़ा सा और मज़ा आएगा। पढ़ाने में, आइडेंटिटी बनाने में अलग ही मज़ा है। थैंक यू वेरी मच। फिर से जय हिंद।